नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर, आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में और उनसे कुछ संबंधित टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन, आप जानते हैं संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है और ये संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आपसे पूछता है, हाल ही में जो पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। ये बैठक कहाँ हुई थी? तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संवैधानिक कक्ष या केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संवैधानिक कक्ष या केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 207 सदस्यों ने भाग लिया था इस पहली बैठक में। सभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक में यानी कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। आपसे पूछता है दोस्त कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुने गए। संविधान सभा की दूसरी बैठक, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा दोस्त, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। ये दूसरी बैठक काफी इंपोर्टेंट है दोस्त। इसी दूसरी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थाई अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी आपसे पूछता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी ध्यान से दीजिएगा दोस्त, ये कह रहा है कि सर्वसम्मति से संविधान सभा में वोटिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सर्वसम्मत शब्द ही उपयोग किया गया है कि कहीं से किसी भी व्यक्ति में गतिरोध ना हो, तो इसीलिए सर्वसम्मत शब्द उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसी दूसरी बैठक में, तो अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी दूसरी बैठक में जो उपाध्यक्ष संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया जाता है। तो आपसे पूछ देगा संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन है? एच.सी. मुखर्जी। वही अगर हम बात करें कि संविधान सभा की इसी दूसरी बैठक में
जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हो रही है, इसी दूसरी बैठक में संवैधानिक सलाहकार संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार सलाहकार संवैधानिक सलाहकार बी एन राव को चुना गया। बी.एन. राव को चुना गया, यानी कि नियुक्त किया गया। यानी कि बी.एन. राव आपका संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बी.एन. राव है। यानी कि देखिए बाबू, इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हा राव, लेकिन कहीं इनका पूरा नाम नहीं देता है। कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो उसमें बी.एन. ही राव देता है, वैसे इनका पूरा नाम वेनेगल नरसिम्हा राव है। तो दोस्तों, ये रहा कि संविधान सभा की ये अस्थाई अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो बी.एन. राव। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये संविधान सभा की कुछ समितियां हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड थी, इसीलिए मैंने यहाँ सजा दिया है। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। 13 दिसंबर, ये तीसरी बैठक है संविधान सभा की, ये तीसरी बैठक है। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जे.एल. नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा चुका है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल। ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने संविधान सभा के समक्ष लेकर के आया था? तो जे.एल. नेहरू ने लेकर के आया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 22 जुलाई, इसी पे डेट याद आ गया है तो बता दे रहे हैं। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को ही तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। किसे अपनाया गया था? तिरंगे झंडे को अपनाया गया था। तो आपसे पूछता है कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को तिरंगे झंडे को अपनाया गया। तिरंगे झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो तिरंगे झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। हमेशा लंबाई चौड़ाई से अधिक रहती है, ये गणित का नियम है। तो ये 3:2 होता है। कहीं कहीं चौड़ाई और लंबाई दे देगा तो 2:3 हो जाएगा, हालांकि ऐसा करता नहीं है, लेकिन कर देगा तो आप उसके अकॉर्डिंग मार सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो आइए देखते हैं इस अनुसूचियों के बारे में। संविधान सभा में कुल 13 प्रमुख समितियां थी। संविधान सभा में कुल 13 प्रमुख समितियां थी। यानी आपसे पूछेगा कि संविधान सभा में कितनी समितियां थी? तो कुल बाबू 13 समितियां थी, जिसमें से कुछ समितियों से क्वेश्चन बनता है और उनके अध्यक्षों के बारे में, यानी कि समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन बनता है, पूछता भी है। तो देखिए बाबू, कुछ प्रमुख जो समितियां हम लिस्टिंग किए हैं इसको देखते हैं हम लोग, जो पूछता है इसी में से पूछेगा। तो देखिए दोस्त, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी हम लोग कहेंगे। इसी को मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा समिति, ध्यान दीजिएगा बाबू, प्रारूप समिति कहिए या मसौदा समिति कहिए या ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, बात यही आता है। अभी टेस्ट हमने लिया था अपने ऑफलाइन क्लास में, हमारा एक ऑफलाइन क्लास भी चलता है सर्वोत्तम 10 सिलेक्शन अड्डा राघोनगर देवरिया में। उस क्लास में हमने प्रारूप समिति की जगह मसौदा समिति डाल दिया था। हालांकि मैं क्लास में पढ़ाया तो सारे लड़कों ने मार भी लिया उसको। तो याद रखना है आपको भी कि प्रारूप समिति भी दे सकता है, मसौदा समिति भी दे सकता है, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कर सकता है, वो एग्जामिनर के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। इस प्रारूप समिति में
7 सदस्य थे। कितने थे? 7। यानी कि B.R. अम्बेडकर ये तो अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल दूसरे जो व्यक्ति थे, एन गोपाल स्वामी। वहीं तीसरी की बात करें तो D.P. खेतान थे। कौन थे? D.P. खेतान। चौथे जो व्यक्ति थे कन्हैयालाल माणिक लाल, कन्हैयालाल माणिकलाल आयंगर। देखिए इनका थोड़ा सा बड़ा नाम है, आपको भी याद रखना है, कन्हैयालाल माणिकलाल आयंगर। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद जो पांचवें व्यक्ति हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। वही एन माघवराव, एन माघवराव ये छठवें व्यक्ति हैं। सातवें व्यक्ति हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये सातवें व्यक्ति हैं। दोस्तों ये रही प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के सदस्यों को मैं इसलिए बताया हूं कि हालांकि वनडे एग्जाम में केवल इतना ही पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। कितने? भीमराव अम्बेडकर को लेकर के 7 सदस्य थे। क्लियर है? बड़ा पूछता है, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जामों में ये पूछ सकता है कि कौन कौन इसके मेंबर थे, सदस्य थे। दोस्तों झंडा समिति, देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हालांकि कई प्रैक्टिस सेटों में मिल जाता है जेबी कृपलानी का नाम, जेबी कृपलानी का, लेकिन आपको मारना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ जेपी कृपलानी को नहीं मारना है। अगर प्रैक्टिस सेट में भी दे रहा है तो उसको काट देना है, वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही सही। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत एवं समझौता समिति, ध्यान रखिएगा दोस्त, देशी रियासत एवं समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी इन्हें आजाद शत्रु कहते थे। क्या कहते थे? आजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उन्हीं को कहा जाता है आजाद शत्रु। यानी कि इनके कोई शत्रु नहीं था। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 उप समितियां थी, यानी कि 2 उप समितियां थी। कौन कौन 2 उप समितियां थी? तो मौलिक अधिकार उप समिति, ध्यान रखिएगा ये कि मौलिक अधिकार उप समिति तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। इन्हीं पे विवाद आ रहा था झंडा समिति में। अब थोड़ा सा अगर उस बातों को हम डिस्कस करें कि क्यों ये क्वेश्चन बनने लगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है। हालांकि कभी इस पे हम वीडियो बना देंगे कि क्यों आ रहा था क्वेश्चन कि झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। हालांकि ऐसी चीजें नहीं थी। तो मौलिक अधिकार और उप समिति तो जेबी कृपलानी थे। वही अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे, जो संविधान सभा के दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी चुने गए। ये रही आपकी एक छोटे से वीडियो में संविधान सभा के गठन के बारे में, समितियों के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।